अभी जस्ट 2 मिनट पहले पहुंचे हमारे जय संविधान संगठन के संस्थापक अध्यक्ष अलीम पटेल साहब, माजी सैनिक है, मेजर रह चुके हैं मिलिट्री के अंदर, और उनके साथ में किरण जी दुबे, अलीम भाई किरण भाऊ, और साथ में अंसार भाई भी है। यहाँ पे निषेध प्रोग्राम रखा गया था मौलाना आज़ाद विचार मंच के संस्थापक शेख नूर के द्वारा, और मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को यहाँ पे उनको अरेस्ट किया है यूपी ATS ने, उसको यहाँ पे पुरजोर तरीके से उनका निषेध किया गया है। और हमने देखा कि अलीम पटेल साहब NRC CA उस समय भी हमने इनके 2 बाइट ले चुके हैं, और समय पे समाज के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज के, सभी समाज के लिए तत्पर रहते हैं और पुरजोर तरीके से बात रखते हैं। और बहुत सी इनके ऐसे कार्य है जो कहने बैठेंगे तो बहुत वक्त उधर जाएगा। तो यहाँ पहुँचे अलमाज गेट पे, मैं चाहूँगा उनसे आज के विषय में। अलीम पटेल साहब, बोलिए आप। जय संविधान, जय भारत। आज का जो निषेध प्रोग्राम बडनेरा में रखा गया, ये एक बहुत अच्छी साइन है मुस्लिम समाज के तरफ से कि आज जो ज़्यादती हो रही है मुस्लिम समाज के ऊपर, ख़ास तौर से जो 2-4 इवेंट अभी हुए, वैसे तो इवेंट काफ़ी सारे हुए, लेकिन ये बड़े शर्मनाक इवेंट है कि पहला मौलाना कलीम सिद्दीकी को जो अरेस्ट हुई है, ATS ने अरेस्ट किया है और बेबुनियाद इल्ज़ामों के ऊपर अरेस्ट किया है। जो एंटी कन्वर्शन जो लॉ बनाया है 2020 के अंदर यूपी सरकार ने, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। और ये बताया गया कलीम सिद्दीकी साहब को कि इन्होंने 5 लाख लोगों का कन्वर्शन किया करके, धार्मिक उन्होंने कन्वर्शन किया। तो हमारा ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 5 लाख लोगों का कन्वर्शन हुआ तो ये 4-5 साल में भी हुआ होगा, तो जब तक कि यूपी सरकार के आरंभ कर रही थी। इलेक्शन के टाइम पे क्यों ही मुसलमानों को टारगेट किया जाता है? क्या ये इलेक्शन के बेनिफिट लेने के लिए किया जाता है? ये पहला इंसिडेंस नहीं है। 2018-19 में जब केंद्र सरकार के इलेक्शन थे, उस टाइम पे डॉक्टर जाकिर नायक को टारगेट किया गया कि ताकि उसका इम्पैक्ट पूरे भारत में आए, और जो बीजेपी के भक्त गण हैं वो खुश हो कि मुसलमानों के ऊपर बीजेपी टारगेट कर रही है, जो उनका एजेंडा है, जो RSS का एजेंडा है। और साथ ही साथ मुस्लिम समाज को डराया जाए। और उसके बाद में ऐसे ही इंसिडेंट्स और हुए। कोरोना के वक्त मौलाना साद साहब को टारगेट किया गया, उसके बाद में अभी ये कलीम सिद्दीकी साहब का इंसिडेंस है, और उसके बाद में जो 2 इंसिडेंट्स और ख़तरनाक हुए। एक आसाम का इंसिडेंस हुआ जो काफ़ी ख़तरनाक है, मजम्मत करने लायक का है। वो किसी भी किताब में, इंसानियत की किताब में एक बदनुमा दाग है कि एक पत्रकार डेड बॉडी के ऊपर, जो आखिरी सांसें ले रही है बॉडी, उसके ऊपर वो पत्रकार आके कूदता है। ये हैवानियत का नंगा नाच जो RSS के लोग, बजरंग दल के लोग, और ये जो विचारधारा है जो भारत में पनप रही है, ये कर रहे हैं, ये किसी भी देश के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, इंसानियत के लिए ये सही नहीं है। और उसके बाद में जो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप है, आज असद साहब अनडिस्प्यूटेड लीडर है पूरे भारत के मुसलमानों के। इसमें कोई, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं, भले ही मैं MIM पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन असद साहब एक लर्नेड, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन को लाइन पकड़ के चलने वाले बैरिस्टर आदमी के ऊपर वहाँ पे उनके घर के ऊपर अटैक होता है, वो भी हाई सिक्योरिटी जोन में होता है। तो ये मजम्मत करने लायक की बात है। अगर ये सब चीज़ें, इवेंट हमको ये बता रहे हैं कि मुसलमानों को बार बार इनसिक्योर किया जाता है कि आपकी जो लीडरशिप है, चाहे मैं उनका वोटर हूँ या ना हूँ, चाहे उनकी विचारधारा को फॉलो करने वाला हूँ या ना हूँ, लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए ये बहुत खतरनाक है। चाहे वो किसी भी पार्टी के ऊपर भी हो, तो हम उसकी मजम्मत करेंगे। तो ये असद साहब के ऊपर जो इंसिडेंस हुआ, उसकी भी मैं खुले तौर पे मजम्मत करता हूँ। और ये हमको इंडिकेशन दिया जा रहा है पूरे समाज में, पूरे भारत में, कि भाई आप इनसिक्योर हो। और दूसरा सवाल मेरा उन सेक्युलर पार्टीज के ऊपर भी है कि जिसने कई सालों से हमारे वोट लिए, 70 साल में, 75 साल में, अगर वो हमको सिक्योरिटी नहीं दे सकती है, हमारे लोगों को कहीं पे भी उनके लिए खड़े नहीं हो सकती है, सवाल नहीं उठा सकती है, तो इनको हमारे वोट लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। इन लोगों ने अपने आप बदलाव लाना चाहिए अपने आप के अंदर, नहीं तो मुसलमान इनको जो सेक्युलर अपने आप को बोलते हैं, सेक्युलर पार्टीज बोलते हैं, जो हमारे दम के ऊपर राज कर रहे हैं। आज सेक्युलर पार्टीज का जो वोट बैंक है, उसमें से 80% जो वोट बैंक है सिर्फ मुसलमानों का है।
और उसके बाद में ना हमारे किसी भी मुद्दे के ऊपर ये काम करने को तैयार नहीं है, ना आरक्षण के मुद्दे के ऊपर ये काम करने को तैयार है, ना हमारी सिक्योरिटी के मुद्दे पे काम करने को तैयार है, ना मॉब लिंचिंग के मुद्दे पे करने को तैयार है, ना हमारी जो लीडरशिप है या हमारे जो मजहबी रहनुमा है उनके ऊपर जो अटैक होता है उस मामले में भी ये बोलने को तैयार नहीं है। तो मेरा ये सीधा स्पष्ट सवाल है कि दो चीजें होती है कि भाई एक सरकार है जो गलत तरीके से काम कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदार अपोजिशन भी होता है कि जिसकी जिम्मेदारी है कि हम सबकी सुरक्षा करेंगे, कि संविधान के हिसाब से देश अगर चल रहा है नहीं चल रहा है तो उसको इंश्योर करना अपोजिशन का काम है। अपोजिशन का काम अपोजिशन नहीं कर रहा है, सिर्फ मौके की तलाश में है कि किसी दिन बीजेपी जाएंगी तो हम फिर सत्ता में आ जाएंगे और हमारा जो वोट बैंक है वो वैसा कि वैसा कायम रहेगा। तो ये जो सेक्युलर जो ताकत है अपने आप को बताने वाली, ये भूल जाए। मुसलमान अभी अवेयर हो रहा है, यंग जनरेशन अवेयर हो रही है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे जो अधिकार है उसके लिए हम लड़ेंगे। अलग अलग पार्टी जो हमारी बन रही है वो भी पूरी की पूरी पार्टी, उसका एक ही एजेंडा है कि हम संवैधानिक अधिकारों के लिए हमारे लड़ने वाले, उसका हनन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना ही मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बर्दाश्त करेंगे, ना ही पिछड़े हुई कम्युनिटी के लिए बर्दाश्त करेंगे, ना ही वो जो कमज़ोर तबका है उसके लिए बर्दाश्त करेंगे। मुसलमान अब वो जो बोलते थे ना वेजिटेबल टाइप नहीं रहा, वो अवेयर हो चुका है। सीए एनआरसी के आंदोलन ने हमको अवेयर कर दिया है कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे हक क्या है। यंग जनरेशन पूरी तरह से अवेयर है, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे राइट क्या है। हमको आप सेकंड सिटीजन बोल नहीं सकते। हम अपने जो अधिकार है वो पूरे लेके रहेंगे, उसको एक्सरसाइज करेंगे। वैसे ही किसी और के भी अधिकार का हनन हो रहा है तो उसके लिए भी हम लोग खड़े रहेंगे। और आज जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है इस बात का सिंबल है। अमरावती के अंदर आप पिछले 2 साल में ये देखेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी अवेयर हुई है, पिछड़े हुए समाज अवेयर हुए हैं, वो लोग खड़े हो रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए, ना कि किसी ऐसी लीडरशिप के पीछे के जो हमको ले जाके कहीं पे भी बेच रहा है। हम अपने अपने अधिकारों के लिए खड़े रहेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करेंगे। उसका ये आज जो हम प्रोग्राम देख रहे हैं ये सिंबल है इस चीज़ का। मैं ये नहीं, इसका पक्षधर नहीं हूँ या मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं करता हूँ कि आप कौन सी पार्टी में तो आप मत रहो करके। मेरा ये कहना है जिस भी पार्टी में रहो उस पार्टी को बार बार याद दिलाते रहो। मुस्लिम लीडरशिप ने बार बार याद दिलाना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है। हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का अगर हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है तो उन्होंने समझना चाहिए इस बात को और उस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, ना कि सिर्फ हमारे वोट लेके हमारे वोटों पे राज करना चाहिए। आपकी जय संविधान संगठन का आज जो यहाँ प्रोटेस्ट किया गया, आपके संगठन की ओर से अगला कदम क्या होगा आपका कलीम सिद्दीकी साहब के विषय में? कलीम सिद्दीकी साहब के इनको एटीएस ने अरेस्ट किया है और उसमें सबसे जो कंफ्यूजन वाली बात क्या है कि पहले एमसीआर की बात करते करते इन लोगों ने 10 दिन का पीसीआर मांगा है। एक रिलीजियस आदमी को, एक सम्मान वाले आदमी को जिसकी छवि कहीं पे भी धूमिल नहीं है, आज आप उनके ऊपर 3 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हो। अरे 21,000 करोड़ का मुंद्रा पोर्ट पे अडानी के अफीम पूरा के पूरा ड्रग्स पकड़ा जाता है और वो भी आपका जो आप अपने आप का दुश्मन बताते हैं तालिबान, वो तालिबान से आता है। उसके बाद में भी मुंद्रा पोर्ट की अडानी की कोई इंक्वायरी नहीं है, एक उसको समन नहीं किया गया कि तुम्हारे मुंद्रा पोर्ट के ऊपर 21,000 करोड़ का ड्रग्स कैसा आया। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है मीडिया के अंदर, ना ही उनको सवाल पूछा गया। अब किसी के अगर कोई संगठन है, मदरसा है, तो उसको चैरिटी देते, हम भी देते, हम सब देते हैं कि मदरसे के अंदर हम कुछ ना कुछ जो हमको ऐसा लगता है कि जो गरीब बच्चे रहते हैं वहाँ पे तालीम के लिए आते हैं, जो हमारे इमाम बनते हैं, आलिम बनते हैं, कई अच्छे घरों से भी आते हैं, तो वो मदरसे चलाने के लिए चैरिटी डोनेशन होता है, हम भी देते हैं। हम उसकी जिम्मेदारी है, वो पूरा लीगल है, उसके लीगल ट्रांजेक्शन्स है। वो होने के बाद आप उन पर इल्ज़ाम लगाते हो। और उन्होंने धारा लगाया 121A। 121A का मतलब देशद्रोह, यानी अडानी के 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़े जाने के बाद में वो देशभक्त हो जाता है। और मौलाना के जो लीगल ट्रांजैक्शन है वो भी आपका पूरा टैक्स भर के आए हुए पैसे, बहरीन से अगर कोई पैसा आता है तो वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स दे के आता है, वो बाहर की करेंसी है, उसका फायदा होता है इंडियन गवर्नमेंट को, तो वो दे के लीगली वो अगर उनके अकाउंट में अगर पैसा बता रहे तो वो देशद्रोही हो गए। और 21,000 करोड़ का जो पकड़ा गया ये पहला टाइम नहीं है। आपको ये भी बताता हूँ, मुंद्रा पोर्ट अपने आप में एक राज करता है। अडानी ने जो मुंद्रा पोर्ट बनाया है ये अपने आप में, मुझे बहुत पहले एक इंसान ने बताया था कि एक पिक्चर आई थी डॉक्टर डैंग करके, वो कर्मा के अंदर वो डॉक्टर डैंग का अपना एक साम्राज्य था कि उसकी अपनी मिलिट्री थी, अपनी सिक्योरिटी थी। अडानी की वैसी ही सिक्योरिटी। वो तो क्या है कि आज भी संविधान को मानने वाले ऑफिसर्स है, वो ईमानदार सरफिरे ऑफिसर के हाथ में वो इन्फॉर्मेशन पड़ी और उसने उठा के इनको एक्सपोज कर दिया। ये पहला इंसिडेंस नहीं है। जितनी स्मगलिंग हुई आज तक के
जितनी गलत चीजें आई, जितना आरडीएक्स आया, जितने जो बॉम्ब स्फोट हुए, ज्यादातर जो माल आया है वो गुजरात के थ्रू आया है। आपने मुंबई का भी अटैक आप लोग याद करेंगे तो उसके अंदर भी जो माल आया था या वो जो जिस रूट से आए थे वो गुजरात रूट से आए थे। मैं ये जो अंधभक्त हो गए उनको ये भी बताना चाहता हूं कि आप अपने देश को खतरे में डाल रहे हो। एक पोर्ट अगर किसी के हाथ में है तो वो बहुत बड़ा खतरा है। अगर वो गवर्नमेंट एजेंसी के अलावा एक प्राइवेट आदमी के हाथ में है जिसकी ताकत इतनी है कि वो जो चाहे वो बुला ले, आपके देश को बहुत बड़ा खतरा है, हमारे देश को बहुत बड़ा खतरा है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और मौलाना के यहाँ 3 करोड़ आते हैं तो वो देशद्रोही हो गए। 21,000 करोड़ का इतना बड़ा ड्रग्स पकड़ा जाता है तो वो देशभक्त हो गया। ये कौन सी टाइप की आपकी विचारधारा है और कौन सा इंसाफ है? तो इस केस के अंदर एटीएस ये कोशिश करेंगी कि यूपी इलेक्शन तक के मौलाना को अंदर रखा जाए, उनकी ये कोशिश है। ठीक है, उनको आज मैं बता रहा हूं, बीजेपी के लिए मुसलमान के नाम के सदके में बीजेपी राज कर रही है। उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, बस यही है कि बहती हुई लाशें हैं गंगा पे, कुत्ते को नोच नोच के उन लाशों को खा रहे हैं। पूरी तरह से यूपी गवर्नमेंट फेलियर है। वो सब फेलियर्स को छुपाने के लिए आखिरी में उनके पास में एक ही हथियार आता है कि हमारा नाम मुसलमानों का। मुसलमानों के भरोसे ही बीजेपी राज करे। जो नफरत वो बताती है ना, असली में उसने मुसलमानों से मोहब्बत करना चाहिए कि हमारे भरोसे, हमारे सदके के वजह से तुम आज सत्ता में आ रहे हो। तो ये उनका एजेंडा है, काम करने का तरीका है, जो मैंने आपको पूरा बिल्कुल सिलसिलेवार बताया हूँ कि इस टाइप से वो लोग टारगेट करते हैं। हम भी आपकी पूरी जो वाइड है पूरी, हम पूरी एक इसके अंदर कोई काट छाट नहीं करेंगे, पूरी तरफ पेश करेंगे। ये थे अलीम पटेल साहब, माजी सैनिक है, और बोलने में आंदोलन चलते रहेंगे जब तक मौलाना साहब को रिहा किया नहीं जाता। ये जो आसाम की कंडीशन है वो वही है, और उसके बाद में असद साहब की सिक्योरिटी का इंतजाम किया नहीं जाता। ये आंदोलन चलते रहेंगे, ये हमको आंदोलन चलाते रहना है। हमारे पास में एक ही जो हथियार है वो संविधान का अधिकार है। संविधान के दायरे में रह के हमको हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स लेना है, उसके लिए हम आंदोलन करते रहेंगे और कोर्ट का भी, अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। देख सकते हैं अलीम पठान के जज्बात और उनकी जो बोलने की क्वालिटी है वो बहुत ही दमदार, वजनदार बात करते हैं। हमने देखा है कोरोना काल के अंदर भी, कोरोना 1 हो, कोरोना 2 हो, NRC CRC के विषय में भी बहुत ही अच्छे मतलब इनके कमेंट्स रहते हैं और सही बात करते हैं और हक बात करते हैं। और इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।